एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडर एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। अमजद को 2 माह की छुट्टी मिली थी। उसके साथ तय हुआ कि वो रात असलम भाई के पास गुजार कर सुबह घर चला जाए और जो ही शीतल का भेजा हुआ पार्सल उसे मिलेगा वो वापस आ जाएगा। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के बाद वो दोनों रुखसत हो गए। वो रात थाने में अमन ही से गुजरी। अगले दिन इंस्पेक्टर ताहिर एक मरतबा फिर मुझे अदालत में पेशी के लिए ले गया। अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। जज ने मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसको मैंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उसके बाद मेरे वकील ने मेरी दरखास्त जमानत दायर कर दी। कत्ल के मुलजिम की जमानत आसानी से नहीं होती, इसलिए मेरा वकील मेरी जमानत करवाने में नाकाम रहा था। जज ने बाकायदा कार्रवाई की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत के बरामदे में मेरे वकील अब्दुल करीम खान एडवोकेट ने मेरे साथ अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा, उमर जान साहब परेशान नहीं होना, अगली पेशी पर इंशाल्लाह आपकी जमानत करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ 2 हफ्ते की तो बात है, वैसे भी मैंने आपका केस अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, अल्लाह खैर करेगा। अपने वकील के लहजे से मैंने समझ लिया था कि वो मुझे तिफल तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा है, वरना इस्तिगासा का केस खासा मजबूत था। बहरहाल मैंने भी उसकी दिलशिकनी मुनासिब न समझी और सर हिलाकर पुलिस वाले के साथ रुखसत हो गया। मुझे शीतल के पार्सल का इंतजार था। मुझे यकीन था कि वो अखबारात मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मेन रोल अदा करेंगे। इस सिलसिले में मैंने अभी तक अपने वकील को भी एतमाद में नहीं लिया था। उसके बाद अमजद के इंतजार में दिन गिनने लगा। पुलिस वालों का रवैया मेरे साथ उसी तरह नफरत अंगेज था और उसमें सारा हाथ चौधरी अकबर का था। वो भी वक्तन फवक्तन मुझे चिढ़ाने के लिए थाने आ धमकता। उसके तानों और तंजिया बातों का जवाब मैं उमूमन खामोश रहकर ही देता। मेरी खामोशी को बुजदली पर महमूल करते हुए अक्सर वो सौदेबाजी पर भी उतर आता। कहता, अगर तमाम जायदाद और जमीन मेरे नाम लिखने का वादा कर दो तो मैं तुम्हारी जान इन सलाखों से छुड़ा सकता हूँ। तुम किसी दूसरे मुल्क फरार होकर बाकी मानदा जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। उसकी ये बातें मुझे सुलगाने और जलाने के लिए काफी थीं, लेकिन मैं सुनी अनसुनी करके अपनी तवज्जो दाएं बाएं मबजूल करने की कोशिश करता और वो कहकहे लगाते रुखसत हो जाता। अमजद को घर गए 9वां दिन था। 6 दिन बाद मेरे केस की बाकायदा समात थी। मैं दोपहर के टाइम असलम भाई के घर से लाया हुआ आलू गोश्त खाने में मशगूल था कि हवालात के बाहर तेज तेज कदमों की चाप उभरी। मैंने निगाह उठा कर देखा और खिल उठा। अमजद का चेहरा मेरे सामने था। अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसे हो? मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, अपनी सुनाओ, अंकल आंटी कैसे हैं? वो बोला, सब ठीक ठाक हैं यार, शीतल का भेजा हुआ पार्सल पहुंच गया है। तूने तो बड़ी तबाही फैलाई है इंडिया में। इसका मतलब है तुझ में ठीक ठाक जासूस बनने के जरासीम मौजूद हैं। दहशतगर्द तो तू पहले से था। मैंने कहा, मैं अपनी कहानी तफसील से सुना चुका हूँ और इस अरसे के दौरान मुझसे जो कत्ल हुए वो भी नादानिस्तगी या मजबूरी की हालत में हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया के अखबारात का, तो उनका तो वही हाल है जो तुम रोजाना इंडिया की खबरों में सुनते हो, झूठ और प्रोपेगेंडा। हर अखबार ने बढ़ चढ़कर मेरे कारनामे बयान किए हैं ताकि कोई दूसरा अखबार उससे सबकत न ले जाए। वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बहरहाल अब मेरे लिए क्या हुक्म है कमांडो साहब? मेरे खानदान के साथ पेश आने वाले हादसे ने इस शोखो शंग हरदम कहकहे लगाने वाले नौजवान को बुझा दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो जल्द ही अपनी जॉन में वापस आकर फिर वही पुराने वाला अमजद बन जाएगा जिसके कहकहे मुझे जिंदगी की नवीद सुनाते थे। मैंने पूछा, अखबारात का बंडल कहाँ रख छोड़ा है? वो बोला, वो असलम भाई के हवाले कर दिए हैं। मैंने कहा, अच्छा फिर इस तरह है कि अभी जाकर आराम करो, कल सुबह वकील से मिलकर ये अखबारात वगैरह उसे दिखा देना। खासकर 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 22 दिसंबर की तारीखें याद रखना, क्योंकि मुझ पर लगने वाले इल्जाम इन्हीं तारीखों के हैं। वो हवालात के आगे पालती मारकर बैठता हुआ बोला, चला जाऊंगा यार, कुछ गपशप तो कर लें। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, गपशप के लिए किसने जिंदा छोड़ना है? बोला, फिक्र न करो, थानेदार कहीं गया हुआ है और थाने में हाजिर सीनियर को मैं हड्डी डाल आया हूँ। मैं भी हवालात के अंदर वही वाली पोजीशन बनाता हुआ बोला, चलो फिर सही है। हम उस वक्त तक महवे गुफ्तगू रहे जब तक एक सिपाही ने आकर थानेदार के वापस पहुंचने की इत्तला न दी। अमजद खड़ा होता हुआ बोला, ओके फिर मैं चलता हूँ, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और मैंने फकत सर हिलाने पर इक्तिफा किया। अगले दिन अमजद वकील को साथ लेकर पहुंचा। रस्मी गुफ्तगू से फारिग होते ही वकील अब्दुल करीम खान एडवोकेट पुरजोश लहजे में बोला, मिस्टर उमर जान, मुबारक हो। इस दस्तावेजी सबूत की रोशनी में तुम्हारी बेगुनाही को किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
सकता। आपने मुझे पहले इन अखबारात के मुतालिक क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, दरअसल ये उस वक्त तक मेरे पास मौजूद नहीं थे, कल ही अमजद लेकर आया है, इसीलिए आपको बुलवाया। अब्दुल करीम मुझे खुशखबरी सुनाता हुआ बोला, अब अगर हम थोड़ा सा वर्कआउट करें तो कत्ल के असल मुजरिम को बेनकाब कर सकते हैं। अमजद ने पूछा, वो कैसे? वो बोला, मुझे एक बंदा चाहिए होगा जो चंद आउटडोर सरगर्मियां अंजाम दे सके। अमजद जल्दी से बोला, गुलाम हाजिर है। वो खुश होते हुए बोला, गुड उमरजान साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस दफा हम पेशी पर मुकम्मल तैयारी से पेश हों, और अमजद साहब आप भी मेरे साथ चलें। वो दोनों मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। उसके बाद अगली पेशी तक अमजद सुबह मुझसे सरसरी तौर पर मिलने के लिए आता और फिर सारा दिन वकील अब्दुल करीम खान के साथ मशगूल रहता। इस पेशी पर सबसे पहले इस्तिगासा के गवाहों के बयान हुए। इस्तिगासा की जानिब से कुल 15 गवाह पेश हुए थे, जिनमें 8 गवाह तो आजम, उसके मामू और अकबर के दोस्त के कत्ल के मुश्तरका गवाह थे। 5 वो थे जिन्होंने मुझे फसल को आग लगाते देखा था। सिर्फ 2 गवाह ऐसे थे जो वक़ूए के वक्त करीब ही मौजूद थे, अलबत्ता उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। सबसे पहले गवाही देने के लिए चौधरी अकबर विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ। सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद उसने चौधरी आजम की मौत का नक्शा बड़े दर्दनाक अंदाज में खींचा और कातिल के तौर पर बड़े वसूख से मेरी शनाख्त की। वकील इस्तिगासा कटहरे के पास पहुंचा और बड़े हमवार लहजे में उसे मुखातिब करते हुए पूछा, शाहनवाज साहब, आपको यकीन है कि चौधरी आजम साहब का कत्ल मुल्जिम नहीं किया है? वो एतमाद से बोला, यकीन न करने की कोई वजह नहीं हो सकती। इस शख्स ने कई अफराद की मौजूदगी में ये घिनौना काम किया है। मेरे अलावा और कई अफराद भी उधर मौके पर मौजूद थे। मैं खामोश खड़ा अपने खिलाफ होने वाली ये जहर बयानी सुनता रहा। यूं भी अदालती कार्रवाई के दौरान में सबसे ज्यादा कस्म पुरसी की हालत में बेचारा मुल्जिम होता है। गवाहों के बयानात और उन पर होने वाली जिराह वो तहम्मुल और सब्र से सुनता है। किसी भी मौके पर उसे बोलने की इजाजत नहीं होती। वकील इस्तिगासा ने मजीद 2-4 गैर अहम और गैर मुतल्लिका सवालात के बाद जिराह खत्म कर दी। अपनी बारी में मेरा वकील बड़े पुरएतमाद अंदाज में गवाह के करीब पहुंचा। अब्दुल करीम अपनी जिराह का आगाज करता हुआ बोला, शाहनवाज साहब, क्या मैं आपको शाह साहब कहकर पुकार सकता हूँ? वो बोला, जी। वकील बोला, तो शाह साहब, आप एक मर्तबा दोबारा मेरे मौक्कल को गौर से देख कर बताएं कि आया चौधरी आजम साहब के ऊपर गोली चलाते हुए इसे आपने अपनी आंखों से देखा है? उसका जवाब पहले की तरह मुख्तसर था, जी वकील साहब। वकील बोला, उस वक्त इसने किस किस्म का लिबास पहना हुआ था? मेरा मतलब रंग और डिजाइन से है। वकील ने अपनी जिरा आगे बढ़ाई। वो एक लम्हे कुछ सोचकर बोला, सफेद शलवार कमीज में था। वकील सफाई बहुत आम से लहजे में बड़े खास सवालात पूछ रहा था। चौधरी आजम साहब के ऊपर उसने किस हथियार से फायर किया? इस मर्तबा मुंशी गड़बड़ा गया। राइफल थी जनाब। वकील ने पूछा, साख्त आप बता सकते हैं? मुंशी का जवाब नफी में था। उसके बाद 1-2 मजीद सवालात पूछकर वकील सफाई अब्दुल करीम साहब ने अपनी जिरा खत्म कर दी। उस दिन अदालती कार्रवाई गवाहों के बयानात और उनके ऊपर जिराह पर मुश्तमिल रही। मजमूई तौर पर वकील सफाई ने गवाहों के इस बयान के तजाद को उजागर किया जो उन्होंने मेरे हथियार के बारे में दिया था। अभी तक वकील सफाई ने शीतल के भेजे हुए अखबार अदालत के सामने पेश नहीं किए थे। उस पेशी पर भी मेरी जमानत न हो सकी। अदालत ने आइंदा पेशी के लिए 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया और ये सब भी अब्दुल करीम ने अपने ताल्लुकात की बदौलत करवाया था। अब्दुल करीम की कोशिश थी कि मेरी रिहाई के साथ साथ अकबर के गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। अमजद ने वो हफ्ता भी रहमान खेल में गुजारना पसंद किया था। घर वापस जाने का सुनकर वो मुझे मुतमईन करवाते हुए बोला, मैंने 2 माह की छुट्टी इसीलिए तो ली है। मंजर उसी अदालत के कमरे का था। वकील सफाई ने जज से इजाजत लेकर ड्रामाई अंदाज में मेरी कहानी शुरू की। मुख्तसरन जामे अंदाज में मेरी कहानी अदालत के सामने बयान करते हुए वो मेरे इंडिया से वापस आने की तारीख तक पहुंचा, जो कि 10 जनवरी थी। इस दौरान इस्तिगासा का वकील बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराता रहा, लेकिन उस वक्त उसकी तंजिया मुस्कुराहट काफूर हो गई जब सबूत के तौर पर अब्दुल करीम ने इंडिया से आए हुए चीदा चीदा अखबारात जज के सामने रखे और बोला, जज साहब, शायद आपको और मौजूद सामीन को मेरी सुनाई हुई कहानी फकत एक दिलचस्प किस्सा लगेगी। आप इन अखबारात को मुलाहिजा करें जो मेरे मौक्कल की बेगुनाही का मुंह बोलता सबूत हैं। मैंने अदालत के कीमती वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ उन तारीखों के अखबार मौजूद अदालत को पेश किए हैं जिन तारीखों में मुद्दई के लवाहिकीन कत्ल हुए हैं। अगर अदालत चाहे तो फिदवी अपने मौक्कल की सफाई में इसके अलावा भी दर्जनों अखबारात उन मखसूस तारीखों के अलावा उनकी नजदीकी तारीखों के पेश कर सकते
सकता है। उस दिन जज ने मेरी शख्सी जमानत कबूल करते हुए केस का फैसला अगली पेशी तक मौखर कर दिया और उसके साथ बकाया अखबारात देखने में भी दिलचस्पी जाहिर की। कमरे अदालत से बाहर निकलते ही फर्त मुसर्रत से अमजद और असलम मेरे साथ लिपट गए थे। वकील सफाई मेरी पीठ थपथपाता हुआ बोला, उमर जान साहब, आइंदा पेशी पर आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। असलम और अमजद बैक जबान बोले, इंशाल्लाह। वकील साहब तो हमसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया और हम तीनों रहमान खेल की जानिब चल पड़े। इस मकसद के लिए हमने बस का इंतजार करने की बजाय टैक्सी हायर की थी। असलम अमजद से मुस्तफसिर हुआ, आपका क्या ख्याल है? चौधरी अकबर के इस केस में फंसने के चांस मौजूद हैं। अमजद अजीब से लहजे में बोला, जानू के केस का फैसला होने दो, अकबर के केस का फैसला हम खुद करेंगे। उसका बहुत सा उधार चुकाना है। असलम भाई के घर के सामने उतरकर हमने टैक्सी वाले को फारिग किया। अमजद तो मर्दाने में चला गया जबकि मैं असलम के साथ घर में घुस गया। मुझे देखते ही मुमानी जान रोते हुए आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गईं। हवालात के अंदर मेरे मना करने की वजह से असलम उन्हें मुझसे मिलाने के लिए नहीं लाया था। मामू जान अरसा हुआ फौत हो गए थे। उनकी दो बेटियों की शादी हाकिम भाई और अहमद भाई से हुई थी और दोनों बदनसीब उस दिन जलकर फौत हो गई थी। असलम अकेला ही उसकी औलाद में से बचा था। मेरी बहन जमीला इस हादसे के बाद बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उस वक्त भी वो चारपाई पर लेटी खला में घूर रही थी। मुमानी जब रोने धोने से फारिग हुई तो जमीला को मेरी तरफ मुतवज्जे करते हुए बोली, बेटी देखो तो सही कौन आया है। मगर जमीला के इन्हेमाक में कोई फर्क नहीं आया था। जमीला को देखकर मेरे जख्म एक मर्तबा फिर हरे हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। इस मकसद के लिए मैंने अकरम का सहारा लिया जो मेरा इकलौता भांजा था और उस वक्त उसकी उम्र बमुश्किल 5 साल थी। मैं मुमानी जान के पास बमुश्किल थोड़ी देर तक बैठ पाया और घबरा कर अमजद के पास चला आया। बिलाशुबा जाने वालों को भुलाना नामुमकिन था। कदम कदम पर उनकी यादें बिखरी हुई थी। उनके बारे में ख्यालात और उनकी सोचें शायद ही कभी मुझे चैन से बैठने देती। अमजद बैठक की चारपाई पर अपने ख्यालात में गुमसुम लेटा हुआ था। मेरे पहुंचने का भी उसने कोई नोटिस न लिया और उसी अंदाज में लेटा रहा। मैंने भी एक खाली चारपाई संभाली और चौधरी अकबर को इबरतनाक सजा देने के बारे में सोचने लगा। मगर अफसोस कि मेरी सोचें और मेरे ख्यालात उसके बारे में जितने भी नफरत अंगेज होते, मैं उससे इस तरह का बदला नहीं ले सकता था जैसा उसने मेरे साथ किया था। काफी देर इंतकाम के तरीके सोचने के बाद मैं अमजद से मुखातिब होकर बोला, अमजद, कल चचा फाजिल के पास चलेंगे। वो हैरानी से बोला, क्या वो कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि वो इस हादसे में बच जाने वाले वाहिद शख्स थे और अभी जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। अमजद के लहजे में मुझे खुशी की झलक दिखाई दी। नहीं यार, प्राइवेट अस्पताल में हैं। मैंने कहा, हाँ, पहले तो सरकारी अस्पताल में थे। मैंने असलम को कहकर प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करवा दिया था। उसने पूछा, तुम चचा जान से मिले हो? मैं अफसुर्दा लहजे में बोला, मुझे मौका कहाँ मिला था। वो बोला, चचा जान बचे किस तरह हैं? मैंने कहा, वो उस दिन खुशकिस्मती से ड्यूटी में सो रहे थे इसलिए बच गए। अमजद बोला, वैसे यार अजीब बात है कि आपके भाइयों में से किसी ने भी आग के खिलाफ मज़ाहमत नहीं की। मैंने कहा, जब मौत का वक्त करीब आ जाए ना तो फिर वो किसी किस्म की मज़ाहमत के काबिल नहीं छोड़ती। अमजद बोला, फिर भी यार, जवान आदमी और इतने आराम से मौत को गले लगा लेना। मैं नजरगुल और असलम की बताई हुई कहानी को याद करता हुआ बोला, इसकी कोई वजह जरूर होगी जो हमारी नजरों से ओझल है। असलम और नजरगुल ने मुझे जो कहानी सुनाई थी उसमें दरमियानी वास्ते मुनक़ता थे। ये बात कल इंशाल्लाह चचा फाजिल से मिलकर पूछेंगे। अमजद ने कहा, चचा फाजिल से असलम की कोई बात नहीं हुई इस सिलसिले में? मैंने कहा, असलम कह रहा था कि चचा इस सिलसिले में कोई बात करना पसंद नहीं करते। सुबह सवेरे नाश्ता करते ही हम तीनों शहर की तरफ रवाना हो गए। चचा अफजाल के पास पहुंचे तो वो अभी तक दवाओं के ज़ेरे असर लेटे हुए थे। उनकी दाहिनी टांग घुटने से थोड़ा ऊपर टूट गई थी और उस पर अभी तक प्लस्तर चढ़ा हुआ था, जबकि बाईं टांग घुटने से नीचे से काट दी गई थी। हम अस्पताल के बरामदे में बड़े बेंचों पर बैठकर चचा जान के जागने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही नर्स ने हमें चचा फाजिल के जागने की इत्तला दी और हम अंदर की तरफ बढ़ गए। चचा नामालूम कमरे की छत में क्या तलाश कर रहे थे कि उनकी नजरें मुसलसल उस तरफ सरगर्दां थीं। मैंने उनके बेड के करीब पहुंचकर आहिस्ता से पुकारा, चचा जान। उन्होंने तड़प कर अपनी निगाहों का जाविया बदला और मुझे देखते ही लेटे लेटे उन्होंने अपने बाजू फैला दिए। मैं भी घुटनों के बल बैठकर उनसे लिपट गया। उनका लहजा हैरान कुन तौर पर पुरसुकून था। बेटे कैसा है तू? मगर मैं कोशिश के बावजूद कोई जवाब न दे सका। मेरे हलक में अजीब सी तलखी घुल गई थी। चचा अफजाल मेरे बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोला, अरे जवान होकर रोता है। मैंने नफी में सर हिलाया। मैं रो तो नहीं रहा मगर कोशिश के बावजूद मैं अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू न पा सका। वो बोले, बेटा हर बंदे के लिए एक वक्त मुकर्रर है। वो उससे 1 सेकंड पहले मर सकता है ना 1 सेकंड बाद।
सबका टाइम मुकर्रर था। उनकी खुशकिस्मती के सब एक ही टाइम इस जालिम जहान को छोड़ गए। अलबत्ता हम दोनों बदकिस्मत हैं कि अभी बाकी मानदा जिंदगी उनके गम को गले से लगा कर जीना पड़ेगा। मैंने कहा चचा मैं उनकी मौत के जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करूंगा। चचा बोले हाँ बेटा ये हमारी मजबूरी है, हमारी सकाफत की, रिवाज की, इलाके की और हमारी कौम की। चौधरी अकबर अगर ज्यादा अरसा धरती पर चलता फिरता नजर आया तो लोग तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। मैं पुरज़म लहजे में बोला मुझे सिर्फ अपने केस के फैसले का इंतजार है। मैं जैसे ही चचा से मिलकर उठा अमजद चचा को थामते हुए बोला अस्सलाम वालेकुम अंकल। चचा ने अमजद के सर पर हाथ फेरा। जीते रहो अमजद बेटा। हम तीनों चचा फाजिल की चारपाई के गिर्द बैठ गए। बातों बातों में अमजद ने उस दिन के हादसे का जिक्र छेड़ दिया। बोले बेटा उस दिन मुझे अजीब तरह की नींद आई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बेहोशी की दवाई ली हो, और मुझे शक है बाकियों का भी यही हाल होगा। इसका सरीह मतलब यही है कि किसी ने हमारे खाने में बेहोशी की दवा शामिल की थी, लेकिन ऐसा किया किसने था इसके बारे में मैं लाइल्म हूँ। उम्मीद यही है कि इसके लिए चौधरी ने किसी चालबाज औरत को इस्तेमाल किया होगा। चचा फाजिल की बात सुनकर हमारे जहन से एक बड़ी फांस निकल गई थी। हम रात गए ही अस्पताल से वापस लौटे। चचा ने भी मुझे मुकदमे के फैसले तक सब्र करने की ताकीद की थी। आखिरी पेशी में चौधरी अकबर गैर हाजिर था और उसकी वजह गुज़श्ता पेशी पर मेरे वकील के पेश करदा वो दलाइल थे जो मुझे बगैर किसी शुबे के बेगुनाह साबित कर रहे थे। अदालत ने रस्मी कार्रवाई के बाद मेरी बाइज्जत रिहाई का ऐलान कर दिया और उसके साथ झूठी गवाही देने वालों और चौधरी अकबर से बाज़पुर्स का हुक्म देकर अदालत की कार्रवाई बर्खास्त कर दी। हम वहाँ से सीधे चचा फाजिल के पास ये खुशखबरी सुनाने पहुँचे थे। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। वापसी पर अमजद ने पूछा अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा इरादा क्या होना है, अगर पुलिस साथ देती तो चौधरी अकबर को अपने भाई के कत्ल में भी रगेदा जा सकता था। वो बोला तुम अपने घर वालों के कत्ल की FIR तो कटवाओ ना, बाकी सारे कत्ल वो मूजी खुद मान लेगा। मैंने नफी में सर हिलाया नहीं, वो मेरा और उसका अपना हिसाब किताब है और वो मैं खुद ही चुकाऊंगा। अमजद जोश से बोला मैं भी तेरे साथ हूँ, और हम उसे कैफर किरदार तक पहुँचाने की मंसूबाबंदी करने लगे। वो बोला इस वारदात के लिए जरूरी है कि उसके कत्ल के वक्त आपकी मौके से गैर हाजिरी का सबूत मौजूद हो। मैंने कहा वक्त आने दो, वो भी हो जाएगा। अमजद खुलूस से बोला इंशाल्लाह। सुबह अमजद के इसरार पर हम दोनों जमीनों पर चले गए। ये देखकर हम दोनों की हैरत की इंतहा न रही कि गंदुम और चने की फसल बड़ी अच्छी और घनी नजर आ रही थी। अमजद ने पूछा यार ये आपके भाइयों ने ही काश्त की थी ना? मैंने कहा और कौन हो सकता है। उसके लहजे में तासुफ था। कितनी अजीब बात है, फसल काश्त करते वक्त उन्हें गुमान भी नहीं होगा कि फसल पकने से पहले ही वो चले जाएंगे। मैंने ठंडी सांस भरी हाँ, और चने के खूबसूरत पौधे के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ने के लिए झुका। यूं भी चने के सरसब्ज पौधे की कोंपलों को हमारे लोग बड़ी रगबत से खाते हैं, उनकी लजीज चटनी भी बनती है। लेकिन उस वक्त झांकना मेरी जान बचा गया। शू की आवाज के साथ गोली मेरे ऊपर से गुजर गई। सीधा खड़े होने की सूरत में गोली ने मेरी छाती में लगना था। मैंने खड़े होने की बेवकूफी नहीं की और उसी जगह लेट गया। अमजद ने भी लेटने में देर नहीं लगाई थी। नीचे लेटकर हमने अंदाजा लगाया गोली बाएं हाथ मौजूद दरख्तों के झुंड से चलाई गई थी। मैंने कहा माजे अब क्या करें, हथियार के नाम पर हमारे पास गुलेल भी नहीं है। हम दोनों मंसूबे बनाते रहे और चौधरी अकबर कर गुजरा। अमजद बोला मुझे क्यों कोस रहे हो, इंडिया के अखबारात तेरे कारनामों से भरे हुए हैं, यहाँ भी कोई तीर चला ले। मैंने कहा वो भी चला लेंगे अगर फायर करने वाला नजदीक आ जाए। अमजद बोला नजदीक आ जाए, उसने हजामत करवानी है। उसकी बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। इस मुश्किल वक्त में भी उसकी शोखी लौट आई थी। मैंने कहा अच्छा छोड़ो इस बकवास को और इस जगह से खिसकने की कोशिश करो, यहाँ पर हम बिल्कुल महफूज नहीं हैं। अगर हम दाएं हाथ मौजूद मुंडेर के पीछे हो जाएं तो इस जगह से दूर निकल सकते हैं। ये अल्फाज मेरे मुंह में थे कि फजा में तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। क्लैशनकोफ से चलाए गए ब्रस्ट की गोलियां हमारे दाएं तरफ मौजूद मुंडेर से टकराई थीं। गोलियां चलाने वाले ने ये गोलियां अगर दरख्त के ऊपर चढ़कर चलाई होती तो हमारा बचना मुश्किल था। 250-300 मीटर के फासले से क्लैशनकोफ की गोली के खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुसूसन हमारे गंडापुर तो यूं भी निशानेबाज थे कि होश संभालने के साथ ही वो हथियार संभाल लेते हैं। अमजद ने वही बात की जो मैंने सोची थी। बोला ये गधा अगर दरख्त पर चढ़कर हमें निशाना बनाने की कोशिश करता तो कामयाब हो गया होता। मैंने कहा अब उसकी बेवकूफी को छोड़ो और खिसकने की करो। ये कहते ही मैंने मुंडेर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अमजद भी मेरे साथ था। मुंडेर की जड़ में पहुंचकर मैंने 1 2 3 कहा और हम दोनों
उन्होंने मेंढक के अंदाज में लंबी छलांग लगाई और मुंडेर के सिरे पर पहुंच गए। अगली छलांग में हम दोनों फ्रंट रोल करते हुए मुंडेर क्रॉस कर गए थे। हमारे सेक्शन के दौरान क्लैशनकोफ फिर गरजी, मगर हम किसी भी किस्म के नुकसान से बच गए। मैंने कहा, अब झुककर उस समत निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बड़े खेत के खत्म होते ही बड़ा बरसाती नाला है, वहां पर हमारे छुपने की बहुत सी जगह हैं। ये कहते ही मैंने झुके झुके अंदाज में उस जानिब पेशकदमी की। अमजद ने मेरा साथ दिया था। वो गंदुम का खेत था और काफी घना था। अगर हम उसमें लेट जाते तो हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता। यही बात जब दौड़ते दौड़ते अमजद ने कही तो मैं उसे झिड़कते हुए बोला, बेवकूफ, हम घेर लिए जाएंगे और चूहे की मौत मरेंगे। वो भला कहाँ खामोश रहने वाला था। बोला, चूहे के साथ रहकर तो बंदा चूहे की मौत ही मरेगा ना। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।